Sankraman, a story, a narration, a dialogue with life, echoing through generations, journey of experiences, clashes, approaches, an expression of intricacies. Father, searching the past in slipping out present. Son, traversing in past while holding the present. Mother, endless and unceasing efforts to establish a harmony between yesterday and today, fearing for tomorrow, watching the repetition of past. Sankraman, as a story, keeps the reader free to create his own visuals, but while adapting it with a view to translate the entire plot into theatre, a wider dramatic canvas was required with characters portrayed in expanded forms. This prompted us to present three intersections of each character, elaborating more on the crux of the story, which takes transitional path from past to present and then unknown but foreseeable future. Attitudes, mentalities and experiences pass down the generations. We know, but how and when? अरे भाई वो बिजली के बिल का क्या हुआ? ओ पापा, आप भी बस सुबह सुबह टूकने लगेंगे। कितनी बार कहा है आपसे कि एक आदमी से कह दिया है, अब ये बात ठीक करा कर भेज देगा वो। कहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं, ये घर बर्बाद होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जिंदा हूं इसीलिए देख देख कर कुड़ता रहता हूं। इससे अच्छा था मर जाता, या फिर भगवान आंखों की रोशनी छीन लेता। ना अपनी आंखों से देखता और ना अफसोस होता। अरे मुझको क्या, मेरी तो जैसे तैसे कट गई। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, है? बाप मरे थे तो पूरा 1500 का कर्जा छोड़कर मरे थे, और ये आज से 40-45 साल पहले की बात है। उस जमाने का 1500 आज का 1.5 लाख समझो। एक एक पाई चुकाई मैंने। माँ के जेवर सब महाजन के यहाँ गिरवी थे, उन्हें छुड़ाया। जवान बहन थी शादी करने को, उसकी शादी की। मानता हूं लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था, लेकिन आज बेटे बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फूल कर कुप्पा हो गई है, पूरी सेठानी लगती है। मकान तो अपना है ही, बिजली फ्री सो अलग, जितना चाहो जलाओ। 3-3 कूलर चलते हैं गर्मियों में, जाड़े में हर कमरे में हीटर। तनख्वाह से ज्यादा ऊपर की आमदनी है। 2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। अरे शादी हुई थी तो साइकिल भी नहीं थी घर में। इसी को कहते हैं भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बाबू के मरने के बाद माँ 10 साल तक और जी। साल 2 साल में कभी 2-4 दिनों के लिए बड़े भाई साहब के यहाँ गई हूं तो गई हूं, प्रायः मेरे ही पास रही।
लेकिन क्या मजाल के कभी खाने पहनने की कोई तकलीफ हुई हो उसे? जब तक जी, एक जोड़ा धोती साल में और खाने के अलावा एक पाव दूध ऊपर से बंधा था। जब जब बीमार पड़ी डॉक्टरी इलाज कराया, वो भी एलोपैथी। ये नहीं कि 4 आने की होम्योपैथी या बैची की पुड़िया लाकर खिला दी हो। मरने के पहले तो 1 महीना अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के जेवर तक गिरवी हो गए थे। 1,500 लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के। बोतलों खून और ग्लूकोज चढ़ा तो अलग। लेकिन कैंसर का इलाज तो आज तक नहीं निकला। उस जमाने में भला क्या होता? चाहता तो यही रफा दफा कर देता, लेकिन नहीं, कानपुर ले गया गंगा जी। 50 की 55 आदमी साथ गए थे, पूरी मोटर गाड़ी की किराए पर। कहा संस्कार के बाद सब कुछ चाय पानी करवाया। लौटकर 10वां 13 की, ब्राह्मणों को भोज दिया, दान दक्षिणा दी। 1 साल बाद बरसी की, जिसमें कि 100 आदमियों से कम ने क्या खाया होगा। कहने को तो बड़े भाई भी थे, रस्म अदायगी के लिए आए भी, लेकिन क्या मजाल कि एक ढेला खर्च किया हो, जबकि तनख्वाह मुझसे दूनी नहीं तो 1.5 तो होगी ही। घर का ख्याल तो उन्होंने बाबू के जिंदा रहते नहीं किया, तो मां के मरने पर क्या करते? शादी के 6 महीने के भीतर ही घर छोड़कर चले गए थे। बाबू तब तक रिटायर हो चुके थे। कुंवारी बहन थी जवान, लेकिन बाबू की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने एक जबान नहीं कहा कि घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, बल्कि भाभी के दहेज का सारा सामान, गहना जेवर, कपड़ा लत्ता, बर्तन भाड़ा, एक एक चीज गिनवाकर सहजवा दी। मां जरूर कुछ रोई धोई, लेकिन बाबू ने उन्हें डपट दिया। जिस आदमी को अपनी तरफ से माँ बाप का ख्याल नहीं, उस पर किसी के रोने धोने का क्या असर पड़ेगा? मैं अभी जिंदा हूं, एक लड़का भी अभी और है, सो तुम न राण हुई हो और न निकूती। काहे की चिंता है तुमको? मां चुप हो गई। बड़े भाई ने झुककर मां और बाबू के पैर छुए और सामान से लदे ट्रक पर बैठकर चले गए। क्या मजाल कि बाबू ने कभी उनका नाम भी लिया हो पलट कर? मैं तो उस वक्त बीए में पढ़ रहा था। बाबू की पेंशन से घर चलता था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कत पड़ने लगी तो एक दुकान पर मुनीमगिरी करने लगे। मैंने भी ट्यूशनें शुरू कर दी, तब कहीं घर का खर्च चल पाया। मैं एमए में था कि अचानक बाबू चल बसे। शाम को दिल का दौरा पड़ा और रात होते होते प्रहर के हाथ भी, पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं और ट्यूशनें करने लगा। सुबह निकलता तो रात 10 बजे लौटता। 6-6, 7-7 ट्यूशनें एक वक्त में पढ़ाता था। जवानी इसी तरह कट गई। जवानी क्या, बचपन में भी कभी कोई सुख नहीं भोगा। बाबू रेलवे में मामूली नौकर थे, तनख्वाह ही इतनी नहीं थी कि अल्ले तलल्ले होता। स्कूल जाते समय माँ बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, वही खाकर चला जाता। नहीं तो वही खाली हाथ हिलाते, कंधे पर बस्ता लादे चले जा रहे। शुरू में पाठशाला में पढ़ा, नंगे पांव, बगल में तख्ती और हाथ में बुदक्का। उसके बाद स्कूल जाने लगा। 2 मील से क्या कम रहा होगा, मगर किसी सवारी की बात कभी मन में भी नहीं आई।
हाँ, इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते माँ से कहा कि पिता से कहें कि साइकिल दिला दें। कॉलेज जाने में थक जाता हूँ। कॉलेज था भी खासा दूर। शुरू में पिता ने टाल दिया, लेकिन जब खुद देखा कि कॉलेज से आकर निढाल होकर बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, तो माँ के बार बार टोकने पर साइकिल खरीद दी, वो भी सेकंड हैंड, नीलामी वाली। तभी से एक अन्नी कहीं दुअन्नी मिलने लगी, लेकिन जेब खर्च के नाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि रास्ते में कहीं साइकिल पंचर ना हो जाए। अब क्या क्या बताऊं, कपड़ों का ये हाल था कि हाई स्कूल तक घर के धुले बगैर इस्त्री के कपड़े पहनकर जाता था। ऊनी पैंट पहली बार बीए में पहनी, कोट तब भी नहीं। कोट पहली बार तब बना जब मैं एमए में था और कन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने जाना था। टाई तभी 1.5 रुपए या 20 आने की एक सड़ियल सी टाई खरीदी पहली बार। बांधना नहीं आता था, एक लड़के से बंधवा कर गले में अटका ली। तो इस तरह जवानी कटी। पर बच्चों का शुरू से ख्याल रखा कि उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट न होने पाए। साहबजादे की तो हर जिद पूरी की। 2-2.5 साल के रहे होंगे, तभी से सूट पहन रहे हैं। बाटा के जूते, टाई, हैट। एक बार मुश्किल से 4 या 5 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर जिद पकड़ ली कि फौजी सूट पहनेंगे, जिसमें सीटी और कंधे पर सितारे लगे होते हैं, बेल्ट और नकली पिस्तौल लगी होती है। कि 150 का था, दिया खरीद कर। तीसरे ही दिन खोस लगा लाए। पत्नी डांटने डपटने लगी। मैंने कहा जाने दो, बच्चा ही तो है, क्या समझेगा अभी से। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया, घर पर मास्टर लगाया, सो अलग। क्या मजाल खाने पीने में कभी कोई कोताही रही हो? घी, दूध, मक्खन, अंडा, जैम, जेली सब कि भैया इससे ब्रेड खा लो, बेटा उससे खा लो। बेटे ने कहा गाना गा कर खिलाओ, तो सब गाना गा कर खिलाया। बेटे ने कहा मुर्गा बनकर खिलाओ, तो मुर्गा बनकर खिलाया। जैसे बेटा खाए, जैसे खुश रहे। केजी में भर्ती कराया, तभी से सवारी। पहले रिक्शा, फिर स्कूल बस, उसके बाद साइकिल। मुश्किल से 2-4 साल साइकिल चलाई होगी कि स्कूटर की डिमांड आ गई। 9वीं की 10वें में पढ़ रहे थे उस वक्त। मैंने बहुत समझाया कि 1-2 साल साइकिल और चला लो, फिर ले देंगे। पर बोले नहीं, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर ही चलाएंगे, वो भी बजाज। चलो भाई, काहे को कोई साथ रह जाए। दिल आकर 3000 की कितना ब्लैक भरा। मुश्किल से 2 साल स्कूटर चलाया होगा कि बोले पापा, हाँ मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। क्यों भाई, स्कूटर को क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तबीयत तो आई 1 घंटा से खींचकर, मगर चुप रह गया। जवान लड़के पर हाथ भी तो नहीं उठा सकता। लो मोटरसाइकिल लो। जेब खर्च तो जब से रुपया पहचानने लगे तभी से ले जाने लगे। शुरू में 3-4 दर्जे तक 54, 58, तब रुपया। 8वें 9वें में पहुंचे हैं तो जो चाहा मां से छटक लिया, कभी 5 तो कभी 10। बीए में पहुंचने में तो बाकायदा बैंक अकाउंट खुलवा दिया कि साहबजादे बड़े हो गए हैं, हिसाब किताब रखना, रुपया निकालना, जमा करना सब सीख लें। कपड़ों का ये हाल कि 8वें दर्जे तक तो स्कूल की ड्रेस ही चली। 2-2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर रोज काले और दूसरे सफेद पीटी शू। फिर तो 9वें में पहुंचे हैं तो आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, परसों जूते खरीदने हैं, तो वो भी मामूली नहीं, बाटा की लिबर्टी के। ये भी नहीं कि 1 जोड़ी, 2-2, 3-3 जोड़ी। गरज ये कि हर तरह के नखरे उठाए कि साहबजादे को किसी भी कमी का एहसास न हो। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं, शादी होनी थी सो मैंने कर दी। भगवान की दया से एक बच्चा भी है, लेकिन चाल ढाल अभी भी वही है। कभी मर्जी आई तो 1000-1200 घर में दे दिए, नहीं तो उनकी बला से। उन्हें तो 2 वक्त का खाना चाहिए बस। घर क्या हुआ, होटल ठहरा।
9 बजे से पहले कभी सोकर उठे नहीं, उठते ही बेड, टी और अखबार, उसके बाद साहब बाथरूम, शीशा, कंघा, क्रीम, पाउडर सब अंदर निपटा कर निकले और निकलते ही अरे जूते किधर हैं? माँ, आप माँ खाना दीजिए। साहब तैयार। माँ खाना दीजिए। अरे घोड़ा तक रातिब खाता है तो आराम से चबा चबा करके जुगाली करके खाता है, लेकिन यहाँ एक निगाह थाली पर, दूसरी घड़ी पर, जो पेट में ठूंसते बना ठूंसा और चरमराते जूते गैलरी में। मोटरसाइकिल की गद्दी के नीचे से कपड़ा निकाल कर एक इधर मारा, एक उधर, और घोड़े पर सवार, भाट 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 भाट, और 1 2 3। अब रात में लौटेंगे 10 की 11 बजे। कितनी बार कहा है भाई, कम से कम दफ्तर से एक बार घर तो आ जाया करो, फिर भले चले जाओ। अरे आजकल का जमाना देखो, दिन दहाड़े खुलेआम लूट मार के केस होते रहते हैं। एक्सीडेंट का ये हाल है कि कोई दिन ऐसा नहीं बीतता कि 2-4 मौतें ना होती हों। चलो मेरी बात एक बार छोड़ भी दो तो कम से कम अपने बीवी बच्चे का ख्याल तो करो। 2.5 साल का है और बाप की शक्ल देखने को तरसता है। जब पूछो बेटा पापा कहाँ गए हैं, कहेगा ऑफिस गए। साला ऑफिस ना हो गया जेल हो गया कि बिना जमानत पर छूटे बेचारे आए कैसे? मेरी तो सारी उम्र किराए के मकान में कट गई। बीवी बच्चों को मेरे बाद परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया। दिन दिन भर ऊंट की तरह गर्दन उठाए धूप में खड़े, चेहरा काला पड़ गया था। बालू, मोरंग, गिट्टी, ईटा, चूना, लोहा, लकड़ी, कभी कुछ तो कभी कुछ, चले जा रहे भागे। क्या भूख और क्या प्यास, शरीर आधा रह गया था। लेकिन क्या मजाल की साथ कहीं चले जाए, क्रीज न बिगड़ जाएगी पतलून की। कभी मैंने कहा भी तो पढ़ाई का बहाना कर दिया। ठीक है भाई, मैं हूं ना भाग दौड़ करने के लिए। तुमको क्या जरूरत, तुमको अलग कमरा चाहिए रहने के लिए, लो अलग कमरा। मकान बना ही इसीलिए है, तुम ही लोगों का है। लेकिन भाई मकान भी देख रेख मांगता है। अब 10 साल हो गए हैं बने, और अब सारा सामान तो साला 2 नंबर का मिलता है। सीमेंट तक 2 नंबर की, मोरंग में मिट्टी, बालू में कचरा। अब तो भाई टूट फूट तो लगेगी ही। अब ये जो जीने के नीचे प्लास्टर निकल रहा है, अभी महीने भर तक बित्ता भर उखड़ा था, अब 1 हाथ का हो गया है। मुझसे तो इस बुढ़ापे में अब होता नहीं। 10 बार कहा है बाजार जाकर एक राज और एक मजूर पकड़ लो, बोरी 2 बोरी सीमेंट, मोरंग, बालू जो लगे ले आओ, जहां जहां टूट फूट हो मरम्मत करा लो। लेकिन नहीं, साहब बहादुर ने इस कान से खुला और उस कान से बाहर। चलो भाई माना कि इसमें थोड़ी मेहनत पड़ेगी या 1 आध दिन का वक्त लगेगा, लेकिन फाटक का ताला मारने में कौन सी मेहनत लगती है? लेकिन नहीं, वो भी साहब बहादुर की शान के खिलाफ है। आएंगे तो बाहर से ही पी 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 करेंगे। अब कोई जाकर फाटक खोले? अरे अब तुम जाने भी दो। तो साहब बहादुर मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अंदर घुसे, गैलरी से सीधे पोर्टिको में जाकर रुकेंगे। अब जिसकी गरज हो वो फाटक बंद करे। तो एक बार तो रात भर खुला पड़ा रहा। गनीमत है कि कोई कुछ ले नहीं गया। अरे फाटक तो फाटक, एक बार तो कमरे का दरवाजा ही रात भर खुला पड़ा रहा। सवेरे मैं जब चिड़ियों को दाना देने के लिए उठा तो देखता क्या हूं कि कबूतर के डानों की तरह दोनों पल्ले खुले पड़े हैं। अरे मैंने तो समझा कि आज लंबी चोरी हो गई, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ गया नहीं। पानी की मोटर तो कितनी बार रात रात भर चलती रही, पूरे आंगन में पानी ही पानी हो गया। यही हाल पंखा और बिजली का है। चल रहा है पंखा तो चल रहा है, जल रही है बत्ती तो जल रही है, चाहे वहां कोई बैठा है या नहीं, इससे क्या लेना देना। गर्मियों में कूलर तो 24 घंटे चलता है। अब एक बार की बात सुनिए कि साहब बहादुर बीवी बच्चे समेत सिनेमा चले गए।
और कूलर चलता छोड़ गए, ऊपर से कमरे में ताला। सो ये भी नहीं कि कोई और बंद कर दे। जो मैंने पूछा क्यों भाई ये कूलर चलता क्यों छोड़ गए, तो बोले बंद कमरा गर्म हो जाता है, फिर कौन घंटे पर इंतजार करेगा ठंडा हो। ठीक है, तुम जो कहो वो ठीक है, कौन बहस करे तुमसे। मैं तो ये जानता हूँ कि आधी जिंदगी बगैर कूलर के काटी। अरे बिजली ही नहीं थी घर में तो कूलर कहाँ से होता। अब भी मुझे कूलर की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस कसक इस बात की होती है बिला वजह बिजली का बिल तिगना चौगना भरा जाता है। अरे एक तो आता ही नहीं टाइम पर। अब पिछली बार क्या हुआ, पूरे साल का 12,000 रुपए का बिल बनाकर भेज दिया। जो मैंने कहा इसे ठीक करा लो नहीं तो बत्ती कट जाएगी, तो बोले पापा इसमें इनाम लिखा है, यानी रीडिंग के बिना ही बिल आ गया है, इसलिए बिजली नहीं कटेगी। एक आदमी से कह दिया है अगली बार ठीक करा कर भेज देगा। और अगली बार आया 17,000 का। मैंने सोचा इस तरह तो घर की कुड़की हो जाएगी। गया इस बुढ़ापे में बिजली कंपनी, घंटों लाइन में खड़ा रहा, धक्के खाए। इस बाबू के पास नहीं उस बाबू के पास चाहिए, उस बाबू के पास नहीं जय साहब से मिलिए, जय साहब ना हो गए गुलर का फूल हो गए। सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो सुबह। किस्सा कुतहा कोई 10-15 दिन की भाग दौड़ के बाद 9,500 रुपए का बिजली का बिल बना। वो तो 10,000 का एक फिक्स डिपॉजिट पड़ा था, उसे तुड़वा कर जमा किया, वरना बिजली कट ही जाती। बिजली तो बिजली, नल तक खुला पड़ा रहता है। बेसिन में हाथ धोया और नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है साहब। अब जब तक टंकी खाली नहीं हो जाती बहेगा। किचन का नल तो 1 महीने से बह रहा है। टोटी की चूड़ियां मर गई, सो इस्तेमाल के बाद उसमें वो कपड़ा बांध दिया जाता है। अब लाख कपड़ा बांधो, पानी की धार भला रुकेगी उससे। ये नहीं होता कि एक नई टोटी खरीद लाए और दिन लेकर बदल दे। ये बेड की कुर्सियों में कीले निकल आए, जो बैठता है उसी के कपड़े फट जाते हैं। सब कपड़े फटना मंजूर। ये नहीं होगा कि प्लास लेकर सारी कीले निकाल कर फेंक दे और उसकी जगह तार से कसकर बांध दे। छेनी, हथौड़ी, रिंच, प्लास, पेचकस सब लाकर रखे थे मैं, लेकिन पता नहीं सब कहां चले गए। वक्त पर कोई भी चीज मांगो तो मिलेगी ही नहीं। आखिर सब औजार ढूंढ ढूंढ कर बक्से में बंद करे तब जाकर बचे। कम से कम 1.5 दर्जन ताले रहे होंगे घर, लेकिन एक फाटक का ताला छोड़कर, वो भी इसलिए कि रोज बंद होता है, बाकी ताले पता नहीं कहां गायब हो। मैंने पूछा ताले कहां? हाँ, 2-4 मुझे कबाड़ में पड़े मिले। तो जवाब ये मिला तो ये ताले तो ऐसे ही कितने दिनों से बेकार पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। बहुत हल्ला किया लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आखिर मैं ताले वाले के पास ले जाकर सारे ताले ठीक कर, मुश्किल से 5 रुपए में सब कुंजियां बन गई। अब क्या बताऊं, नया ताला लेने जाओ तो कम से कम 30 रुपए से कम में ना आए। मगर यहाँ एक बार कह दिया कि ताले खराब हो गए तो हो गए, फेंको सबको, जरूरत होगी तो फिर नए आ जाएंगे, पैसा बर्बाद हो तो हो। अब ताले तो ताले, ये सिलाई मशीन बड़ी संग खा रही है। 10-15 साल से ज्यादा नहीं हुए होंगे इसको खरीद। किश्तों पर ली थी मैंने गुड़िया की सीखने की। जब उसकी शादी हुई तो मैंने कहा भाई दे दो उसको, ले जाए अपने साथ। सबने मना कर दिया। क्यों दे दें, इतना दहेज जो दिया है, मशीन देने की बात क्या पहले से तय थी? जो दे दें ठीक है भाई, मत दो, घर में रहेगी तो काम आएगी। तो ये काम आ रही है, तो ये काम आ रही है। 25 बार कहा कि दुकान पर दे और ठीक हो जाएगी, लेकिन साहब बहादुर को फुर्सत कहाँ है। जरा सा लिहाफ का खोल सिला जाना है, खिड़की दरवाजे के पर्दे बनने हैं, सोफे के तकिए के खोल सिले जाने हैं। चला जा रहा है सब दर्जी के वहाँ, मनमाने दाम वसूल रहा है वो। लेकिन यहाँ किसको कसक है। ये तो बरतने और बेपरने वाली चीज़ों के हाल है। अब सुनिए खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में। महीने भर के राशन की लिस्ट बनिए का वहाँ चली जाती है। वो जैसा उसकी समझ में आता है घर पर दे जाता है। तौल में तो पूरा होता ही नहीं होगा।
और क्वालिटी भी वही मिलेगी जो उसके पास होगी। अब चावल मंगाओ पुराना, दे जाएगा नया। 10 बार कहो कि भैया इसको भिजवाकर बदलवा लो, तब जाकर कहीं बदला जाएगा। इस बीच आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका होगा। अब मंजन मंगाओ कोलगेट, दे जाएगा कोई लोकल ब्रांड, साथ में प्लास्टिक का सड़ियल सा मग पकड़ा देगा, कहेगा ये इसके साथ फ्री गिफ्ट है। अब एक तो गिफ्ट किसी मतलब का नहीं, और अगर मतलब का हो भी तो क्या गिफ्ट के लिए माल घटिया ले लिया जाएगा? मेरे हाथों जब तक राशन आया, बाजार की मिल का आटा कभी नहीं आया। देख पसंद करके बढ़िया गेहूं के 68 कि किसी और अच्छी क्वालिटी का लाता था। माँ के जमाने में तो खैर गेहूं बाकायदा धोया जाता था, लेकिन पीनने पछोड़ने का काम उसके बाद तक चला है। इंटर में पढ़ता था तब तक कंधे पर बोरी रखकर पिसाने ले जाता था। उसके बाद साइकिल पर। पिता की सख्त ताकीद रहती थी कि गेहूं आग के सामने पिसे, सो खड़ा रहता था मैं चक्की के पास। लेकिन जब से साहबजादे राशन लाने लगे, गेहूं देखने को आंखें तरस गई हैं। पिसा हुआ आटा आता है बोरी में बंद, पता नहीं साला कितने दिनों पुराना। पीसने से पहले मशीनों से सब खींच लिया जाता है गेहूं का, तभी तो चमड़े जैसी रोटी बनती है। लेकिन भाई कौन कहे, एक बार कहा तो बोले, आप खाली तो बैठे रहते हैं, रिक्शे में लगवा कर ले आया कीजिए ना, माँ साफ कर दिया करेगी, सिफा लाया कीजिएगा। मैं चुप रह गया। यही हाल सब्जी का है, जो दरवाजे पे बिकने आ गई सो ले ली गई, सड़ी हो या गली, दाम ज्यादा सो अलग। लेकिन साहब बहादुर इतनी तकलीफ गवारा नहीं कर सकते कि बाजार जाकर ले आए। अरे भाई कौन रोज रोज जाना है, घर में फ्रिज है ही और चलता भी 12 महीने है, तो एक बार जाके 3-4 दिनों के लिए ला कर रख दो। ताजी सब्जी दाल और घर के पिसे आटे की फुलके, उसका जवाब ही नहीं। लेकिन फुर्सत हो तब ना, भला से किसी के पेट में दर्द हो, अफरन हो, पेचिस हो, डायरिया हो, खाने पीने का जो ढंग है वही रहेगा। ले जाओ, जिसको बीमार पड़ना हो पड़े, इलाज कराए और भुगते। ये मरा एक टीवी क्या गया है, जिसको देखो उसी से चिपका रहता है। चूल्हे पे दाल चढ़ी हुई है और पकाने वाली बैठी हुई टीवी पर श्रीदेवी की जया पर्दा को कूले मचाते हुए देख रही है। अब चुप ही करो, बहू सुनेगी तो क्या कहेगी? अरे कुकर की सीटी की आवाज कान में पड़ गई तो उठकर गैस धीमी कर दी, वरना दाल जल रही तो जले, दूध उबल रहा है तो उबले। घर की सफाई का आलम यह है कि पूरे घर में जाले लगे हुए, छिपकलियां अंडे बच्चे दे रही हैं, जहां देखो कॉकरोच टहल रहे हैं, झींगुर फुदक रहे हैं, मक्खी मच्छर तो खैर इस घर का हिस्सा ही बन गया। मेहरी आती है, फर्श पर झाड़ू लगाकर चली जाती, गंदे संदे पानी से पोछा मार देती। अरे भाई फर्श ही तो घर नहीं है, दीवारें और छतें भी तो हैं, ये भी सफाई मांगती हैं। ना सही रोज हफ्ते में एक दिन ही सही बांस में ब्रश बांध कर जाले साफ कर डालो, वो फिनाइल लेकर घर धो पोंछ डालो, वो क्या कहते हैं डीडीटी की फिनिश छिड़क दो। अरे घर घर तो लगने लगे कम से कम। अभी उस दिन टीवी पर दिखा रहा था, धूल में बड़े बड़े कीड़े होते हैं और डस्ट माइट की क्या नाम बता रहा है। नंगी आंखों से देखो तो दिखाई नहीं देते, दूरबीन से देखो तो दिखाई देंगे। बड़े मजे से सोफे की गद्दी के कवर को कुतर कुतर कर खा रहा था। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ देख के। इसीलिए पहले 30 त्योहार होली दिवाली पर पूरे घर की लिपाई पुताई होती थी। अब तो 30 त्योहार का मतलब है और गंदगी जमा हो घर में। होली हुई तो फर्श और दीवारें सब रंग से पुती पड़ी हैं, दिवाली हुई तो दीवारों पे जगह जगह ढेरों मोम चिपका पड़ा हुआ है, 2-4 किलो पटाखों का कचरा तो फैला ही पड़ा है, महीनों गंदगी जमा है घर में। बाथरूम के फ्लश की टंकी पिछले 3 महीने से चूर, जितनी देर सीट पर बैठो बगल में पानी टप टप टपका है। 10 बार टोक चुका हूं कि भाई किसी प्लम्बर को बुला लो, ना हो तो नई टंकी लगवा लो। जितनी देर सीट पर बैठो सर पर तो पानी टपकता ही है, दीवार में मरता है सो अलग, लेकिन किसे फुर्सत है। ठीक है भाई, जो हो रहा है सो होने दो। कौन मुझे अपने साथ ले जाना है?
बरस 2 बरस की जिंदगी और रह गई है। किसी न किसी तरह तो कट ही जाएगी। रिटायर होने के 6-8 महीने बाद तक तो ठीक रहेगा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, कभी किसी पर बिगड़ रहे हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज्यादा नाराज तो मुझसे रहते हैं। शायद ही मेरी कोई बात उन्हें पसंद हो, जबकि आज तक मैंने कभी उनकी किसी भी बात पर, चाहे कितनी बुरी लगे मुझे, पलटकर जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी उनकी नाराजगी तो इस बात है कि मैं दफ्तर से सीधा घर क्यों नहीं आता। कहते हैं चिंता होने लगती है, सड़कों पर लूटमार और कत्ल होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि जल्दी आने से क्या बच जाऊंगा मैं? एक्सीडेंट होना होगा तो हो के रहेगा, बल्कि देर से आने में तो फिर भी एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। उस समय सड़कों पर ट्रैफिक का उतना रश नहीं रहता जितना ऑफिस छूटने के समय रहता है। रही लूटमार की बात, 100 दिन दहाड़े होती है, रात में तो फिर लूटने वाला सोचेगा कि इस वक्त सन्नाटे में इतनी बेफिक्री से चला जा रहा है, भला इसके बाद क्या होगा? अब वैसे भी आप बताइए, दफ्तर से सीधे घर आकर क्या करूं? इनकी झाड़ सुनूं, सब्जी लाऊं, आटा पिसाऊं, इसी में सारी जिंदगी बिता दूं। दुनिया भर मिल का पिसा आटा खाती है, ISI ब्रांड बोरी में सील बंद होकर आता है, लेकिन इनसे कौन झक लड़ा है? कहते हैं ये आटा नुकसान करता है, मिलों में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत निकाल लिया जाता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता, आंतों में चिपकती है, कई कई दिन तक चिपकी रहती है। सो सारी दुनिया खाती है, उसकी आंतों में नहीं चिपकती, इनकी आंतों में चिपक जाती है। दरवाजे सब्जी ली जाती है, उस पर नाराज, कहते हैं ठेले पर बासी सब्जी मिलती है। अब बताइए भला, अगर ऐसा होने लगे कि 4-4 दिन तक वही सब्जी बेची जाए तो बेचारे सब्जी वाले कर चुके धंधा। हाँ, मानता हूं कि पिछली शाम की या सुबह की सब्जी हो सकती है, सो सारी दुनिया खाती है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई खेत पर खड़ा होकर अपने सामने सब्जी तुड़वा। जिद है कि वक्त से घर लौटो, अब मैं कुछ कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। खुद घंटों 12-12 बजे रात तक शर्मा अंकल के दरवाजे बैठे शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए। 3-3, 4-4 बार बुलाने जाता था मैं, तब उठते थे, बिगड़ने लगते थे। सो अलग। माँ तो बताती है कि एक जमाने में तो रात रात भर गायब रहते थे। कोई भाटिया साहब थे, उनके घर पर वो पपलू की फ्लैश खेला करते थे। 2-1 बार तो पूरी तनख्वाह हारा है। कितनी बार तो पीकर लौटते थे, बिस्तर पर उल्टे कर देते थे। लेकिन अपना वक्त किसे याद रहता है? अब क्या क्या बताएं। माँ तो यहां तक बताती है कि बरेली ट्रांसफर पर गए थे तो वहां बगल में कोई कपूर रहते थे, LIC में एजेंट थे, उनकी पत्नी पर फिदा थे। जब देखो तब उनके यहां बैठे रहते थे। भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी आपके हाथ की बनी चाय के क्या कहें, भाभी जी आपके हाथ की तली पकौड़ियां तो वाह वाह। 100 बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला। BA में तक सूट टाई नहीं पहनी, जैम जेली का नाम तक नहीं सुना था। माँ यानी मेरी दादी बासी रोटी में नमक लगा कर देती थी, वही खाकर पढ़ने चला जाता था। तो भाई आप ये ताना किसे मार रहे हैं? इसमें मेरा कोई कसूर है क्या? सही बात तो यह है कि वो जमाना ही और था। उस समय जैम जेली होती ही नहीं थी तो आप खाते क्या? जींस की जैकेट का चलन ही नहीं था तो उसे पहनते कैसे? यही गनीमत थी कि घर से खा पी कर जाते थे। अरे ना सही ऊनी पतलून सूती तो पहनते ही थे, और पहले पैदा हुए होते गुरुकुल में पड़े होते, लंबी सी चुटिया रखे, लंगोटी लगाए, हाथ में डंडा और कमंडल लिए घर घर भीख मांग कर आटा लाते, तब 2 रोटी मिलती। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मकान बना दिया। 100 बार ये बात कह चुके हैं। मेरे ख्याल से शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद भी ये बात इतनी बार ना दोहराई होगी। लेकिन भाई ठीक है, अगर आपको इसमें संतोष मिलता है तो जाप कीजिए दिन भर इस बात का। लेकिन नहीं, उनका महज ये मतलब नहीं है
उनका कहने का तात्पर्य है मकान बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया। अब अगर पलट कर मैं कह दूं मैंने कहा था मकान बनवाने के लिए, तो बिगड़ उठेंगे। बाबा तो किराए के मकान में रहते थे, वो तो नहीं बनवा गया मकान आपके लिए। आपने बनवाया, ठीक किया। आप बिना बनवाते, मुझे जरूरत पड़ती तो मैं बनवाता, और ना बनवाया होता मकान आपने तो क्या हम सड़क पर रह रहे होते? सारी दुनिया के आपने बनाए मकान में रहती है। खैर, अब मकान बनना था सो बन गया, अब गिर तो जाएगा नहीं। हाँ, 10-1 साल हो गए बने, थोड़ी बहुत टूट फूट जरूर लगी रहेगी, सो हर मकान में होता। लेकिन नहीं, जरा सा प्लास्टर उखड़ाव देखेंगे तो 100 बार टूकेंगे। बिजली की रोशनी से लेकर सूरज की रोशनी तक 25 बार मुआयना करेंगे। यही नहीं, सारे घर का प्लास्टर ठोक बजा कर देखेंगे कहीं पोला तो नहीं पड़ रहा है। जिद पकड़ लेंगे, मिस्त्री पकड़ कर लाओ, मजदूर पकड़ कर लाओ, फौरन ठीक कराओ। गोया की दुनिया का सबसे जरूरी काम ये बालिश भर का प्लास्टर ठीक कराना ही है। भाई, इतनी फुर्ती तो मैं समझता हूं पुरातत्व विभाग वाले बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक इमारतों को ठीक कराने में भी ना दिखाते होंगे। चलिए साहब, ये तो प्लास्टर है कि जल्दी ठीक ना हुआ तो और गिर जाएगा, और उनके तर्क के अनुसार आज प्लास्टर गिरा है, कल ईंटें गिरेंगे, परसों पूरी दीवार गिर पड़ेगी। मगर मकड़ी का जाला लगने से मकान तो नहीं गिर पड़ेगा। मगर नहीं साहब, किसी भी कोने अतरे में जाला लगा देख लेंगे तो पूरा मकान सिर पर उठा लेंगे। अब पत्नी भी क्या करे, सुबह से खटने लगती है, सबके लिए चाय बनाए, बच्चे की देखभाल करे, खाना पकाए, टिफिन तैयार करे, कपड़े धोए कि भी बांस लिए जाला साफ करती फिरे। मां से तो हो नहीं सकता, वैसे भी गठिया से मजबूर है। एक बार घर में एक चूहिया दिख गई, बस फिर क्या था, जिद पकड़ के बैठ गए कि चूहेदानी खरीद कर लाओ। लाया भाई मैं, लेकिन 15 दिनों तक चूहिया पकड़ में नहीं आई। 16वें दिन एक चूहिया फंसी। अब समस्या यह कि इसे कहां छोड़ा जाए। भाई नई कॉलोनी है, किसी के दरवाजे छोड़ो तो झगड़ा करने लगे। आखिर मोटरसाइकिल पर रख कर चूहेदानी 4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के किनारे ले जाकर छोड़ा। दूसरे दिन फिर एक चूहिया दिख गई, पता नहीं वही थी या कि दूसरी। मुझसे बोले कहां छोड़ा था? मैंने भी खींच कर कहा जहां छोड़ा था वहां छोड़ा था, अब की पकड़ में है ना तो आप खुद छोड़िएगा। छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा मारते फिरते थे, उस चक्कर पर दीवार पर लगी तस्वीर गिरा दी। हुसैन की पेंटिंग थी, रेयर, पूरे 875 रुपए की लाया था, 125 रुपए मढ़ाई के दिए थे। छिपकली तो पता नहीं कहां चली गई, पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब उन्हें कौन बताए कि अगर इस देश में छिपकलियां हैं तो हैं, ये जाने वाली नहीं हैं। खैर चलिए, मान लिया एक बार आप बहुत मेहनत करके छिपकली को भगा देंगे, लेकिन झींगुर का क्या करेंगे? वो तो कम वक्त दिखाई भी नहीं देता, किसी दराज की सुराख में बैठा बोल रहा है, लेकिन उससे भी इनको शिकायत। अब इनको कौन समझाए? आजकल अमेरिका के व्हाइट हाउस तक में झींगुर घुस चुका है। वो कौन थी उस वक्त फर्स्ट लेडी, मैडम बुश की रीगन। हाँ, रात भर नींद नहीं आई थी उनको। दूसरे दिन प्रेसिडेंट हाउस का सारा अमला झींगुर ढूंढने में जुटा, तब कहीं 3-4 घंटे की मुतवातिर मेहनत के बाद पकड़ में आया। सो इतना प्रबंध तो मैं कर नहीं सकता कि 150-200 आदमी झींगुर ढूंढने में लगवा दूं। इधर कुछ दिनों से एक नया फिक्रा इजाद किया है। ये घर नहीं है, कबाड़ खाना है। अरे भाई, कौन सा ऐसा घर है, वो भी हिंदुस्तान में, जहां 2-4 इधर उधर की फालतू चीजें ना हो। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो खुद खोले हैं। टीन के एक बड़े से बक्से में पता नहीं क्या क्या भर रखे हैं, नट, बोल्ट, कील, पेंच, तार, जाली, पुराने कब्जे, बिना ताले की चाबियां और ना जाने क्या क्या। सड़क पर चलते कहीं कोई लोहे का टुकड़ा, छर्रा, गोली कुछ भी दिखाई पड़ गया, उठा कर ले आएंगे और अपने बक्से में बंद कर देंगे कि कभी काम आएगा। एक और बक्से में हर तरह के औजार भर रखे हैं, स्क्रू ड्राइवर से लेकर रिंच, प्लास, छीनी, हथौड़ी तक। एक छोटी सी आरी भी उठा के ले आए हैं कहीं से, उसे भी उसी में बंद कर रखे हैं। एक बार सनकिया तो घर भर में खोजबीन के 4-5 पुराने ताले निकाल लाए कहीं से। कहने लगे इन तालों की चाबियां कहां हैं? अब बाबा आदम के जमाने के ताले पता नहीं कब से खराब पड़े होंगे, मगर ये जिद पकड़ गए कि जब ताले घर में आए हैं तो उनकी चाबियां भी आई होंगी।
कौन कहता है भाई नहीं आई होंगी, मगर चीजें खोती भी तो हैं, कहीं खो गई होंगी। मगर ये जिद पकड़े रहे, पूरे 1 सप्ताह तक सबको हैरान कर डाला। घर में चाबी खोजो अभियान चला, मगर चाबियां नहीं मिल रही थी, तो नहीं मिली। मगर ये भी कहां हार मानने वाले, बाजार जाकर चाबी बनाने वाले से चाबियां बनवा कर लाए, तब चैन पड़ी। तब से सारे ताले सहेज कर अपनी अलमारी में बंद करके रखते हैं। हर 6ठे 7वें दिन सारे तालों में तेल डालकर उन्हें धूप दिखाते रहते हैं। मशीन में तेल डालने वाली एक कुप्पी बांधे हैं कहीं से, उसमें कड़वा तेल भरे रखे हैं। सारे खिड़की दरवाजों के कब्जों, सिटकनियों और कुंडों में तेल डालते फिरते हैं। जो भी दरवाजा खोलता है उसके कपड़ों में तेल लग जाता है। मगर किसकी मजाल कोई कुछ कहे तो सुने। सिर पर नहीं उठा कर ले जाऊंगा मैं, मरूंगा तो सब यहीं छोड़कर जाऊंगा। तब जो जी में ऐसो करना, मुझसे अपनी आंखों बर्बादी देखी नहीं जाती, इसीलिए हलाकान हुआ करता हूँ। सो भाई किसी ने कहा है आपसे हलाकान होने के लिए? जब इस बात का एहसास है कि सर पर नहीं उठा कर ले जाओगे तो क्यों फंसे हो माया मोह में? भगवत भजन में मन लगाओ, सुबह शाम 2 घंटा बैठ के रामायण की गीता का पाठ करो। मगर नहीं, रात रात भर उठकर टहलते हैं, हर खिड़की दरवाजा ठोक बजा कर देखते हैं कि बंद है कि नहीं। कभी कोई दरवाजा खुला रह गया तो सुबह सुबह सारा घर सर पर उठा लेंगे। चोरी हो जाती तो अब इनको कौन समझाए। आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुला रह जाने से नहीं होती। आजकल चोर की डाकू पूरी योजना बनाकर शाम से आते हैं, कॉल बेल बजाकर सारा सामान ले जाते हैं। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इसी कॉलोनी में रात के 11 भी नहीं बजे होंगे। भसीन साहब के यहाँ डकैती पड़ी थी। डाकू पूरी ट्रक साथ लेकर आए थे, रात भर सामान लगता रहा, सुबह 4 बजे ट्रक स्टार्ट करके चले गए। भसीन साहब पूरे परिवार सहित घर में थे, सबको रस्सियों से बांधकर मुंह कपड़े से ठूस दिया था। सुबह जब मेहरी आई तब चिल्लकों मची। अब इनको कौन समझाए, इनका बस चले तो रोशनदान तक में ताला डलवाते हैं। इधर पिछले कुछ दिनों से चिड़िया चुगाने की आदत डाल ली। सुबह उठते ही रसोई में घुस जाएंगे, रोटी वाला डब्बा खोलकर उससे रोटी निकालकर मीस मीस कर पूरे लॉन और गैलरी में फैला देंगे कि चिड़िया आकर खाएं। चलिए भाई, खिलाइए रोटी, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। लेकिन इसमें भी फजीहत खड़ी होने लगी। रोटी अगर 1 से ज्यादा बची तो यह कि इतनी सारी रोटियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं, और अगर एक भी न बची तो यह कि चिड़ियों को खिलाने तक के लिए रोटी नहीं बचती। अब बताइए साहब, इसका कोई इलाज है? इसी को कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी मुझको तो मीन मेक निकालना ही है, तुम जो भी करो। आखिर हार कर इनकी झाए झाए बंद करने की गरज से मैंने पत्नी से कहा कि एक रोटी कटोरदान में छोड़कर बाकी किसी बर्तन में छिपाकर फ्रिज में रख दिया करो। मगर साहब, इनकी निगाह से कहां चीजें बचने वाली। ये तो सुबह उठते जैसे सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं। आखिर एक दिन इन्हें फ्रिज में छिपा कर रखी गई रोटियां दिखी गई। अब ये शिकायत तो पीछे पड़ गई कि इतनी सारी रोटियां क्यों बची। नई शिकायत ये पैदा हो गई कि मुझसे बात छिपाई जाती है ताकि मैं कुछ कहूं नहीं, करो बर्बाद जितना करना है। अरे पेट काट काट कर मैंने ये गृहस्थी जोड़ी है, उड़ाओ सब मिलकर, लुटाओ दोनों हाथों से, फूंक डालो सब कुछ। अजब अजब बातें बना ली। घर में कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद फटी तहमत पहने नंगे बदन बाहर बरामदे में बैठे रहते हैं। इसी तरह सौदा लेने भी चले जाएंगे, कुछ कहो तो कहेंगे अरे गांधी जी भी लंगोटी पहनते थे, उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वही पहने पहने वो विलायत तक पहुंच गए थे और वहां के राजा के साथ बैठकर खाना खाया था। अब कीजिए बहस, कर सकते हैं। गर्मी भर 2-2 कूलर चलते हैं, लेकिन अंदर नहीं सोएंगे, बाहर खुले में लेटेंगे, वो भी पान की चारपाई पर। 3-3 फोल्डिंग है घर में, लेकिन उस पर नहीं लेटेंगे, बान की चारपाई पर ही लेटेंगे, वो भी बिना कुछ बिछा। पानी में भिगो कर नंगे बदन पड़े रहेंगे। बाहर से कोई देखे तो यही कहेगा ना कि घर का नौकर है, तभी तो बेचारा बगैर बिस्तर के पड़ा है। एक और खप सवार रहती है कि बिजली बेकार ना हो भाई, इसमें कौन असहमत हो सकता है
ये तो सरकार भी कहती है, रेडियो दूरदर्शन पर विज्ञापन भी आते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आदमी बेडरूम से टॉयलेट जाए तो बत्ती पंखा बंद करके जाए, कि घंटी बजने पर बाहर निकल कर देखने जाए तो वहां की बत्ती गुल करके जाए। लेकिन इनका यही मतलब है कि एक सेकंड भी बिजली बेकार न जले। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने वाला की पकाने वाली अगर बाहर कमरे में सब्जी काटने बैठे तो वहां की बत्ती गुल कर दे, फिर चाहे वहां बिजली डाले या छछूंदर। बाथरूम में बत्ती खुली देखेंगे तो दरवाजा खोलकर झांकने लगेंगे कि कोई अंदर है या ऐसे ही बत्ती जल रही है। जहां भी कोई बत्ती जलती देखी और आसपास किसी को नहीं पाया तो फौरन बत्ती ऑफ कर देंगे। पंखा चलता देख लिया कहीं और किसी को वहां नहीं देखा तो फौरन बंद कर देंगे। एक बार पानी की मोटर खुली रह गई थी। अब पता नहीं साहब किसने खोली थी, बहरहाल रह गई तो रह गई, मगर नहीं साहब क्यों रह गई? अब तो इंक्वायरी करते रहे, बस चलता तो जांच कमीशन बैठा देते। बैठे बैठे बेमतलब की चीजों से उलझते रहते हैं। उस दिन खान का बखेड़ा खड़ा कर दिया। बाथरूम के फ्लश की टंकी कुछ दिनों से लीक कर रही थी। कास्ट आयरन के पुराने जमाने की टंकी कहीं हो गई होगी क्रैक। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा था। आखिर मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ, लेकिन अब किसी के पास अलादीन का चिराग तो है नहीं कि घिसा नहीं कि जिन हाजिर। बोलिए मेरे आका क्या हुक्म है? टंकी ठीक होनी है भाई। लीजिए हो गई। प्लम्बर को पकड़ कर लाना पड़ेगा। वो आएगा तब देखेगा, तब बताएगा कि गड़बड़ी क्या है। इसी में मरम्मत हो जाएगी कि बदलनी पड़ेगी। तो 2 बार जा चुका था मैं, मगर ये प्लम्बर आप जानते हैं छोटे मोटे कामों के लिए तो आसानी से तैयार नहीं होते। 100 बार दाढ़ी में हाथ लगाओ तब 70 नखरे करके आएंगे। वैसे ऐसी कोई आफत नहीं थी। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो या फिर टंकी का नल नीचे से बंद कर दो। और इस सब की भी क्या जरूरत है? दूसरा टॉयलेट भी तो है घर में, उसी को इस्तेमाल करो तब तक। मगर नहीं साहब, हो गई खप सवार इनको कि टंकी ठीक होनी ही है। सो इसी बीच एक दिन वो टीवी पर एमसील का एक विज्ञापन देख लिया। बस फिर क्या था, बांधी तहमा तो बाजार जाकर खरीद लाया एक पैकेट। घुस गए बाथरूम में स्टूल लेकर। तभी जाने क्या हुआ, स्टूल पर से पैर फिसला कि भगवान जाने क्या हुआ। नीचे आ रहे। 3 दिन से अस्पताल में पड़े हैं। एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हे की हड्डी टूट गई है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। लोहे की रॉड डाली जाएगी, तब चलने फिरने लायक होंगे। कम से कम 15,000 का लटका है। ऑफिस की क्रेडिट सोसाइटी और पीए दोनों से लोन अप्लाई कर दिया है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो बीवी के जेवर बेचने पड़ेंगे। बेचूंगा और रास्ता भी क्या है? इनको मरे पूरे 6 महीने हो गए। आज ही के दिन लगभग इसी समय प्राण त्यागे होंगे इन्होंने। अच्छे खासे स्ट्रेचर पर लिटा कर ऑपरेशन थिएटर ले जाए गए और लाश बाहर निकाली। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से कोई खराबी थी। अब भगवान जाने हार्ट फेल हुआ कि कोई कह रहा था बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी जिससे होश ही नहीं आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा था। उसका कहना भी ठीक था, पहले हार्ट चेक कर लिया होता तब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, नहीं तो ना होता ऑपरेशन। अरे उठ बैठ न पाते यही तो होता, जिंदा तो रहते। सबने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना ना छोड़ता वो डॉक्टर को। फंड से
कि कहाँ कहाँ से पैसे निकाल कर फीस भरी थी बेचारे ने। पूरे 10,000 गिना कर रख लिए, तब ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर क्या है, जल्लाद है सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया। ना जाने कितने छींटे पानी के मारे लोगों ने, कोई इंजेक्शन भी दिया गया शायद, तब जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे कि जिसको जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी से क्या फायदा। मौत पर किसी का बस चला है आज तक, जो आज ही चलेगा। अरे जिसकी मिट्टी जहाँ लिखी होती है, मौत उसको वहीं घसीट ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। वो कहावत है ना, हिले रोजी बहाने मौत। न मरा वो विज्ञापन टीवी पर देखते, न स्टूल उठाकर बाथरूम की टंकी ठीक करने जाते। अरे जैसे इतने दिन से बह रही थी, कुछ दिन और बहती, लेकिन मेरे भाग्य में तो रन्नापा भोगना लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहते हैं, देखना तुमसे पहले मर जाऊंगा। मैं कहती मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्या मुझे राण बनाना चाहते हो? अरे ऐसे बुरे कर्म किए होंगे तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी। नहीं तो औरत की मर्जात तो इसी में है कि सधवा मरे, मांग में सिंदूर, पाँव में बिछुए पहनकर चिता पर चढ़े, नहीं तो उसकी जिंदगी अकारत है। वो कहते हैं ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल आदमी के मरने से औरत को उतना कष्ट नहीं होता जितना औरत के मरने से आदमी को होता है। और फिर तुमको काहे की चिंता, तुम्हारा जवान कमाऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी। लेकिन तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछेगा? पिंटू को ही देख लो, एक बात मानता है मेरी। कितनी बार कहा समय से घर आया करो, घर की जिम्मेदारी समझो, लेकिन सुनता है भला मेरी? मैं कहती अरे तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चींची की चिड़िया चुगाओ। अरे पोता बड़ा हो रहा है तो उसे बैठकर क ख ग की ABCD पढ़ाया करो। बस एक ही चिंता उनको खाए जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू तो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है। कितनी साल से उन्होंने घर बनवाया था, जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे में फूंक उठती। मैं समझाती कि मकान में टूट फूट तो लगी रहती, तो कहते टूट फूट लगी रहती, ये बात तो ठीक है, पर टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। क्या पिंटू को नहीं चाहिए कि इसको ध्यान दे? चलो खुद से ना ध्यान दे, मेरे कहने से तो दे। तेरी उम्र हो गई है, अब ज्यादा काम नहीं होता मुझसे, जल्दी थक जाता हूँ मैं कहती नहीं होता तो छुपा के बैठो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। अरे पिंटू अभी जवान है, वो क्या समझे दुनियादारी। जवानी में भला कोई किसी चीज का ध्यान रखना है? अरे तुम रखते थे कि तुम्हारा बेटा ही रखेगा। उसके तो खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के संग बैठा कर अब जब लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे। रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी कि अभी से पिंटू का ये हाल है तो आगे तो भगवान की माने। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे ही माया भी बढ़ती जा रही थी। स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी के मारे ऐसा है। अब भगवान जाने शक्कर की बीमारी थी या कुछ और। पहले से तो कभी कुछ पता नहीं चला। पिंटू को भी बड़ा अफसोस है कि न तो शक्कर की बीमारी के बारे में पता चला और न ही दिल की कमजोरी के बारे में। अरे छोटी मोटी बीमारी पर डॉक्टर को दिखाने तो जाते ही थे ना, उसको बताना चाहिए था कि नहीं? पहले से पता चल जाता तो जम के इलाज ना हो जाता। मुझे तो लगता है कि महंगाई खा गई उनको। हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है आजकल। रिटायर हुए थे तो कितने खुश थे। दफ्तर की विदाई पार्टी में
यारों दोस्तों ने ढेर सारे पेशेंट दिए। शाम को रिक्शे से लटे फटे घर लौटे तो बोले, लो भाई हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग तो घर तक छोड़ने आए थे, सभी कह रहे थे कि किसी को रिटायर होने पे इतने पेशेंट नहीं मिले जितने इनको मिले थे। दूसरे दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए और साथ में वो गांधी आश्रम की शहद वाली शीशी। मुझसे बोले, रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिसकर शहद के साथ खाऊंगा। मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते थे। हफ्ते में 2 दिन खुद जाकर गोश्त लाते थे। मुझसे कहते, खूब गला कर पकाना और मसाला थोड़ा कम डालना, मसाला नुकसान करता है। मैं पका कर देती तो शौक से बैठ कर खाते। कहने लगे, जवानी तो छीनते भी थी, अब बुढ़ापे में थोड़ा आराम करूंगा। भगवान की दया से इतनी पेंशन मिल जाती है कि कभी किसी चीज की कमी ना पड़ेगी। अरे पिंटू एक बार को पैसा ना भी दे घर में तो भी राम जी की कृपा से कोई कमी ना होगी। लेकिन कमी पड़ने लगी, चीजों के दाम जोड़े दुगने चुगने होने लगे। घर का खर्चा जहाँ 2-2.5 हजार में चल जाता, 5 हजार भी कम पड़ने लगे। सो एक एक करके खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुए, फिर गोश्त और तब फल। सुबह जहाँ नाश्ते में दही जलेबी ब्रेड अंडा मक्खन का नाश्ता होता, वही नमकीन पूरियाँ बनने लगी। धीरे धीरे तो उन्होंने नाश्ता करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा भी, इतना अच्छा लगता हो पूरी पराठा तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा की मक्खन मंगा दिया करूं। तो बिगड़ उठे, बोले बच्चा हूँ क्या मैं, हाँ? और तुम क्या समझती हो इस मारे नाश्ता नहीं करता मैं। अरे इस बुढ़ापे में जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में कम खाओ तभी ठीक रहता है। कपड़ों के बारे में भी मैंने कहा ना हो खद्दर भंडार जाकर 2-4 कुर्ता पजामा ही लेते आओ। अच्छा लगता है कि तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो। अब घर में पैसों का ऐसा टोटा भी नहीं है कि नंगे उघारे बैठे रहो। मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, फिर बोले, अब इस शरीर को क्या चाहिए? कफन चाहिए, इसको कोई ना कोई डाल ही देगा। मैंने कहा क्यों ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालते हो? तो बोले, मैं अब और ज्यादा नहीं जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या फिर 1 साल। तो वो तो चले गए। मगर इधर पता नहीं पिंटू को क्या होता जा रहा है। उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है। दफ्तर से सीधे घर चला आता है। कमरे में कुर्सी पे बैठा कोई पेपर की अखबार पढ़ा करता है। कितनी बार मैंने कहा कि शाम को कहीं घूम फिर आया करो, दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, पर क्या मजाल कि दफ्तर से कहीं और चला जाए। हाँ, दूसरे तीसरे थैला लटका कर सब्जी लेने जरूर चला जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने। पहले तो गोदी घर पर ही ले जाता था, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा इसमें पानी मिला होता है। बात भी उसकी सही थी। अब दूध दूध लगता है, 1 अंगुल मोटी मलाई पड़ती है। पहले तो मलाई के नाम पर झाग भले निकाल लो चम्मच और चम्मच, आँख आजने भर को मलाई नहीं निकलती थी। मिल का पिसा आटा भी लाना बंद कर दिया। महीने तो महीने में बाजार जाकर गेहूं ले आता है और मैं पीठ पर छोड़ देती हूँ। पहली बार देखा तो बहू पर बिगड़ उठा। कहने लगा चौधराई बनी बैठी हो, अम्मा गेहूं बना रही है। वो तो मैंने ही मना कर दिया, इसी बहाने थोड़ा हाथ पाँव चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो पकड़ ही रखा है। इधर पिछले कई दिनों से एक और बात देख रही हूँ। रात में सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि ठीक से बंद है या नहीं। बाथरूम की वो मरी टंकी तो बदल ही दी है, किचन के नल में भी
नई टोटी लगा दी है। कभी कोई फालतू बिजली या फिर पंखा चलता देखेगा तो बहू पर बिगड़ उठेगा कि पैसे क्या पेड़ में लगते हैं तो ये मुफ्त की बिजली फूकी जा रही है। सब इन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अभी रात में कुछ खटपट हुई तो मैंने देखा दरवाजे के कुंडे सिटकिनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है या नहीं। ये देखकर तो मेरा कलेजा कांप उठा। वो तो बुढ़ापे में ये सब करते थे। इसको क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है इसको? हे भगवान दया करना भगवान दया करना।